छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूखा गांव। गांव का ये नाम उसे किसी सरकारी कागज ने नहीं बल्कि उसकी किस्मत ने दिया था, क्योंकि पिछले 3 सालों से इंद्र देवता इस गांव से ऐसे रूठे थे कि आसमान को घूरते घूरते लोगों की आंखों तक की नमी भी सूख गई थी। गांव के चारों ओर फैले खेत जो कभी हरे भरे होते थे अब किसी बूढ़े के झुर्रियों भरे चेहरे जैसे दिखते थे, जिनकी दरारों में लोगों की उम्मीदें तक दफन हो चुकी थी। गांव का तालाब जहां कभी बच्चे भैंसों को नहलाते और औरतें हंसते बतियाते पानी भरती थी, अब एक धूल भरा उदास गड्ढा था जिसके बीचों बीच एक मरा हुआ पेड़ किसी कंकाल की तरह खड़ा था। इसी गांव में एक पुरानी हवेली थी जो मानो अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। कभी इसे हवेली को ठाकुरों की हवेली कहा जाता था, जिसकी 2 मंजिला दीवारें कभी गांव में सबसे ऊंची हुआ करती थीं, वो अब बस एक ढांचा ही बनकर रह गई थी। दीवारों का प्लास्टर किसी सूखे हुए जख्म की पपड़ी की तरह झड़ चुका था। इस विशाल खंडहर के बस 2 कमरों में जिंदगी की थोड़ी सी हलचल बाकी थी। यहाँ रहती थीं 2 औरतें, सास सरिता और बहू राधा। सरिता देवी लगभग 60 की उम्र में खुद उस हवेली की जीती जागती परछाई थी। उन्होंने वो दिन देखे थे जब उनके एक इशारे पर हवेली के आंगन में 50 नौकर सिर झुकाए खड़े हो जाते थे। उनके पति ठाकुर हरनाम सिंह सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के 10 गांवों के सबसे बड़े जमींदार थे। सरिता ने सोने की चूड़ियां और रेशम की साड़ियां इतनी पहनी थी कि अब ये फीकी फटी हुई सूती साड़ियां उन्हें अपने बदन पर कांटों की तरह चुभती थी। पति की मौत के बाद उनके बेटों ने शहर का रुख किया और जमीनें धीरे धीरे कर्ज और धोखेबाजी में बिकती चली गई। बड़ा बेटा शहर जाकर कभी लौटा नहीं और छोटा मोहन अब दूर किसी शहर में एक पत्थर की खदान में मजदूरी करता था। सरिता के लिए उनकी बहू राधा उनके दुर्भाग्य का सबसे बड़ा सबूत थी। उन्हें लगता था कि राधा के मनहूस कदम ही इस घर की बची खुची शान को भी लील गए। उनकी कड़वाहट उनकी रगों में खून बनकर दौड़ती थी और उनकी जबान उस कड़वाहट को बाहर निकालने का एकमात्र जरिया थी। राधा 22 साल की एक शांत लड़की इस घर में तब ब्याह कर आई थी जब इस हवेली की शान का सूरज डूब रहा था। उसने कभी ठाठ बाट नहीं देखे थे। उसका बचपन मिट्टी और मेहनत के बीच गुजरा था, इसलिए उसे इस घर की गरीबी से ज्यादा शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो बस उस अपनेपन की कमी से जो उसे कभी नहीं मिला। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सा ठहराव था। वो कम बोलती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसने सीख लिया था कि उसकी आवाज इस घर की ऊंची खाली दीवारों में खो जाएगी। उसका पति मोहन, जिसे वो ठीक से समझ पाती, उससे पहले ही उसे शहर जाना पड़ा। अब उन दोनों के बीच का रिश्ता बस महीने के आखिर में आने वाले कुछ रुपयों और 3-4 महीने में आने वाली एक चिट्ठी तक सिमट कर रह गया था। एक तपती हुई दोपहर थी। लू के थपेड़े हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आकर जैसे थप्पड़ मार रहे थे। राधा रसोई में बैठी थी, जो कि एक छोटे से काले पड़ चुके बरामदे में बनी थी। मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं उसकी आंखों में भर रहा था, जिससे आंसू की एक पतली सी धारा उसके गालों पर बह रही थी। आज घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। पतीली में बस पानी उबल रहा था, इस उम्मीद में कि शायद पड़ोस से कोई कुछ दे जाए या फिर आज भी मार पीकर ही रात गुजारनी पड़ेगी। सरिता एक टूटी हुई रस्सी वाली चारपाई पर बैठी थीं। उनकी नजरें राधा की झुकी हुई पीठ पर गड़ी थीं। हर गुजरते पल के साथ उनका सब्र जवाब दे रहा था। अरे ओ मनहूस, आज फिर पानी उबालकर ही मेरा पेट भरेगी क्या? अरे तुझसे अच्छी तो वो जानवर हैं जो कम से कम जुगाली करके अपना पेट भर लेते हैं। तू तो मेरी अंतड़ियां सुखा कर ही दम लेगी। राधा ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और धीरे से बोली, माँ जी, घर में कुछ भी नहीं है। मोहन जी के भेजे पैसे भी अब खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? सरिता अपनी जगह से ऐसे उठी जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो लड़खड़ाते हुए राधा के पास आकर गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, कैसे खत्म हो गए? मैं तो 2 सूखी रोटी खाकर पड़ी रहती हूँ। जरूर तूने अपनी शांति दीदी का घर भरा होगा। बड़ी दोस्ती है ना तेरी उससे। वो तुझे 2 रोटी देती है और तू उसे मेरे बेटे की कमाई लुटा आती है। नहीं माँ जी, मैंने किसी को 1 पैसा नहीं दिया। राधा की आवाज कांप रही थी। सब्जी, मसाला, तेल सब कितना महंगा है आप तो जानती ही हैं। मैं कुछ नहीं जानती। सरिता ने जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाई और पतीली की तरफ इशारा किया। मैं बस ये जानती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ पत्थर तोड़कर खून पसीने की कमाई भेजता है और तू यहाँ बैठकर मुझे पानी उबाल कर पिला रही है।
जब मेरा बेटा ही मेरे पास नहीं तो मैं ये नर्क की जिंदगी किसके लिए जीऊं? इससे अच्छा तो मैं इसी चूल्हे की आग में जल मरूं। ये कहते कहते उनकी आवाज भर आई। ये उनका रोज का नाटक था, पर हर बार ये राधा के दिल को चीर जाता था। वो जानती थी कि उसकी सास का गुस्सा गरीबी और बेबसी का गुस्सा है, पर उसके तीर हमेशा राधा को ही लगते थे। राधा चुपचाप उठी और घर के अंदर वाले कमरे में चली गई। वहां दीवार के कोने में एक पुराना जंग लगा संदूक रखा था। ये उसकी शादी का संदूक था। उसने उसे खोला। अंदर उसके मायके से आई 2-4 साड़ियां और कुछ छोटी मोटी चीजें थी। उसी के नीचे उसने एक छोटी सी पोटली छिपा कर रखी थी। उसने कांपते हाथों से वो पोटली निकाली। उसमें मुट्ठी भर चावल थे, जो उसने अपनी सास से छिपाकर बचाए थे, किसी बहुत बुरे दिन के लिए। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू चावलों पर गिरे। उसने सोचा, शायद सबसे बुरा दिन आज ही है। वो चावल लेकर रसोई में लौटी और उन्हें पानी में डाल दिया। सरिता उसे घूरती रही, पर कुछ बोली नहीं। शायद वो भी थक चुकी थीं, या शायद उन्हें भी उस मुट्ठी भर चावल की कीमत का अंदाजा था। उस शाम दोनों ने एक एक कटोरी चावल का मांड पिया, नमक के साथ। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। हवेली की खामोशी पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। हर कोई अपने अपने दुख और अपनी अपनी भूख के साथ अकेला था। उस रात जब चांद की पीली रोशनी टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी, राधा लेटे लेटे सोच रही थी, क्या यही उसकी जिंदगी है? क्या वो हमेशा इन तानों और इस भूख के साथ ही जिएगी? नहीं, वो ऐसे हार नहीं मान सकती। उसे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पति की मेहनत के लिए कुछ तो करना होगा। उसे इस सूखी धरती से ही अपने हिस्से का पानी ढूंढना होगा। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक नई तरह की जिद ने ले ली। उसे नहीं पता था कि वो क्या करेगी, पर उसे ये पता था कि वो अब और चुप नहीं बैठेगी। कल का सूरज उसके लिए एक नई लड़ाई लेकर आने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने भी गांव की सूखी धरती को छूने से परहेज किया, राधा के अंदर एक नई सुबह हो चुकी थी। वो चुपचाप उठी और घर के उस कोने में गई जहां खेती के पुराने टूटे फूटे औजार पड़े थे। एक जंग लगी कुदाल और एक टूटे हुए हत्थे वाली खुरपी। यही उसकी सेना थी, और सामने बंजर जमीन का एक विशाल मैदान उसका दुश्मन। वो हवेली के पीछे वाले हिस्से में गई। जमीन का वो टुकड़ा जिसे सालों से किसी ने नहीं पूछा था, कांटों और जंगली झाड़ियों से भरा पड़ा था। जमीन इतनी सख्त थी कि कुदाल चलाना तो दूर, उस पर पैर रखना भी मुश्किल था। सरिता अभी सो रही थी। राधा के लिए यही सबसे अच्छा समय था। उसने अपनी साड़ी को कसकर कमर में खोसा और खुरपी से सूखी घास और कांटेदार झाड़ियां साफ करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ उसके हाथों में दर्द होता, पर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। कम से कम वो कुछ तो कर रही थी, वो बेबस नहीं थी। घंटे भर की मेहनत के बाद उसने बस एक छोटा सा हिस्सा ही साफ किया था। उसके हाथ छिल गए थे और माथे पर पसीना चमक रहा था। तभी अंदर से सरिता की आवाज आई, अरे ओह, मर गई क्या? सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? मेरे लिए चाय कौन बनाएगा? राधा ने जल्दी से अपने हाथ धोए और रसोई में चली गई। घर में चाय पत्ती का एक दाना भी नहीं था। उसने बस पानी गर्म किया और एक गिलास में डालकर अपनी सास को दे दिया। ये क्या है? सरिता ने गिलास को घूर कर देखा। मां जी, गर्म पानी है, गला साफ हो जाएगा, राधा ने धीरे से कहा। सरिता ने गुस्से में आकर वो गिलास जमीन पर पटक दिया और गुस्से से तिल मिलाकर बोली, गला साफ करेगी तू मेरा? अरे तूने तो मेरा खानदान तक साफ कर दिया, जा निकल जा मेरी नजरों के सामने से। राधा चुपचाप वहां से हट गई और वापस अपने काम पर लग गई। ये अब रोज का सिलसिला बन गया था। वो दिन भर सास के ताने सुनती, घर का काम करती और जब भी मौका मिलता उस बंजर जमीन से लड़ने चली जाती। गांव वाले उसे देखते तो हंसते, देखो ठाकुर हरनाम सिंह की बहू पागल हो गई है, पत्थर खोद रही है। पर राधा पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक हफ्ता बीत गया। उसने जमीन का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा तैयार कर लिया था। अब सवाल था बीज और पानी का। पानी के लिए उसे रोज सुबह 3 किलोमीटर दूर नदी तक जाना पड़ता था। वो अपने सर पर 2-2 घड़े रखकर लाती।
उसकी गर्दन दुखती, पैर दुखते, पर जब वो उन घड़ों का पानी अपनी तैयार की हुई सूखी जमीन पर डालती तो उसे लगता जैसे वो किसी बच्चे को दूध पिला रही हो। अब उसे बीज चाहिए थे। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। वो अपनी पड़ोसन शांति के पास गई। शांति का घर छोटा था पर उसका दिल बहुत बड़ा था। शांति दीदी, क्या आपके पास कोई बीज है, सब्जी के या किसी भी चीज के? राधा ने झिझकते हुए पूछा। बीज? राधा, तू क्या करेगी बीज का? इस सूखे में तो कुछ नहीं उगने वाला। ये सुन राधा ने शांति को अपनी योजना के बारे में बताया। सुनकर शांति की आंखों में राधा के लिए इज्जत और बढ़ गई। तभी शांति ने प्यार से कहा, राधा, तू सच में बहुत हिम्मत वाली है। रुक, मेरे पास कुछ पुराने बीज पड़े तो हैं। पिछले साल ही मेरे मायके से आए थे, लेकिन पता नहीं वो उगेंगे भी या नहीं। शांति तुरंत अंदर गई और कपड़े की एक छोटी सी पोटली ले आई। उसमें भिंडी, लौकी, तुरई और मिर्च के कुछ बीज मिले जुले रखे थे। ये रख ले, शांति ने कहा। और सुन, किसी को पता न चले, वरना तेरी सास तुझे जीने नहीं देगी। राधा ने पोटली को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई खजाना हो। बीज मिलते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? शांति मुस्कुराई। बस तू हिम्मत मत हारना। रात चांद की हल्की रोशनी में राधा ने उन बीजों को अपनी तैयार की हुई क्यारियों में बो दिया। उसने हर बीज को बोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे धरती माँ, मैंने अपनी मेहनत इस खेत में डाल दी है, अब सब तेरे हवाले है, मेरी लाज रख लेना। कमरे में सरिता सोच रही थी कि राधा आजकल इतनी चुपचाप कहाँ गायब रहती है। उनका शक गहराता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि जरूर राधा कोई गुल खिला रही है। अगले दिन उन्होंने राधा का पीछा करने का फैसला किया। सुबह जब राधा पानी का घड़ा लेकर घर के पीछे की तरफ गई तो सरिता भी दबे पांव उसके पीछे पीछे गई। उन्होंने देखा कि राधा उस बंजर जमीन पर पानी डाल रही है जिसे वो सालों से कोसती आई थी। अरे ओ, वो जोर से चिल्लाई, तो ये चल रहा है यहाँ? तू मेरी पीठ पीछे ये नाटक कर रही है? पानी की एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं और तू इसे पत्थर पर बहा रही है। राधा अपनी सास को देखकर डर गई। वो लड़खड़ाते हुए बोली, माँ जी, वो मैं। चुप, सरिता ने राधा को बोलने ही नहीं दिया। मैं सब समझ गई हूँ। तू ये चाहती है कि हम प्यासे मर जाएं और तू यहाँ खेती करके रानी बने। मैंने कहा था ना, तू मनहूस है, तू इस घर को बर्बाद करके ही दम लेगी। सरिता पास आई और राधा के हाथ से घड़ा छीनकर जमीन पर पटक दिया। घड़ा टूट गया और बचा खुचा पानी मिट्टी में समा गया। फिर वो गुस्से से राधा को धमकाते हुए बोली, आज के बाद अगर तू इस जमीन के पास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर सरिता गुस्से में वापस अंदर चली गई। राधा वहीं खड़ी टूटे हुए घड़े और अपनी बिखरी हुई उम्मीदों को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा शायद उसकी सास सही कह रही हैं, शायद वो सच में मनहूस है, शायद उसकी किस्मत में मेहनत करना नहीं, सिर्फ ताने सुनना और भूखे रहना ही लिखा है। वो जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा आज उसकी हिम्मत सच में टूट गई है। उस दिन के बाद राधा ने घर के पीछे जाना छोड़ दिया। वो फिर से एक उदास परछाई बन गई थी जो चुपचाप घर के काम करती और अपनी सास के ताने सुनती। मंगला को लगा कि वो जीत गई हैं। उन्होंने अपनी बहू को सीधा कर दिया है। 2 दिन तक उस छोटी सी जमीन को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। वो फिर से सूखकर पत्थर जैसी होने लगी। तीसरे दिन जब राधा आंगन में कपड़े सुखा रही थी तो उसकी नजर अपनी पड़ोसन शांति पर पड़ी। शांति उसे देखकर मुस्कुराई और इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। फिर शांति ने धीरे से राधा से पूछा, क्या हुआ, हिम्मत हार गई? ये सुन राधा की आंखें भर आईं। उसने सरिता के गुस्से के बारे में सब बता दिया। शांति एक गहरी सांस भरते हुए बोली, तेरी सास भी क्या करे बेचारी, गरीबी इंसान को कड़वा बना देती है। पर तू सुन, अगर तूने आज हिम्मत छोड़ दी तो तू जिंदगी भर बस ताने ही सुनती रहेगी। उठ और जाकर देख तो सही, शायद तेरी मेहनत रंग लाई हो। राधा को शांति की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली। उस रात जब सरिता गहरी नींद में सो रही थी तो राधा चुपके से उठी और उस अंधेरी रात में घर के पीछे गई। उसने डरते डरते अपनी छोटी सी क्यारी की तरफ देखा। चांद की रोशनी में जो उसे दिखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मिट्टी की सूखी परत को तोड़कर एक नन्हा सा हरा अंकुर सिया उठाए खड़ा था। राधा की सांसें रुक गईं। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और उस अंकुर को ऐसे छूने की कोशिश की जैसे वो कोई सपना हो। वो एक नहीं, कई सारे नन्हे नन्हे अंकुर थे जो उस काली रात में जिंदगी का सबूत दे रहे थे। राधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख या बेबसी के नहीं, बल्कि जीत और उम्मीद के थे। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। धरती माँ ने उसकी लाज रख ली थी। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी,
अपनी सास से छिपाकर इन नन्हे पौधों को जिंदा कैसे रखा जाए। उसने एक तरकीब सोची। वो रोज रात को जब सरिता सो जाती तब उठती और नदी से पानी भर कर लाती। वो रात के अंधेरे में ही अपने पौधों को सींचती। ये बहुत मुश्किल और खतरनाक था, पर उन नन्हे पौधों ने उसे एक नई ताकत दे दी थी। दिन ब दिन पौधे बड़े होने लगे, उनमें पत्तियां आने लगी। उन्हें देखकर वो ऐसे खुश होती जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बड़ा होते देख रही हो। उधर सरिता को भी लगने लगा था कि राधा में कुछ तो बदलाव आया है। वो अब उदास नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और शांति रहती थी। सरिता को ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो मन ही मन खुद से बोलती, जरूर कोई चक्कर है, ये चोरी छिपे कुछ तो जरूर करती है। ऐसे ही एक रात जब सरिता को नींद नहीं आ रही थी, तब उन्हें बाहर से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। तभी वो चुपके से उठी और दरवाजे की झीरी से बाहर झांकने लगी। तभी उन्होंने देखा कि राधा सिर पर पानी का घड़ा लेकर घर के पीछे की तरफ जा रही है। सरिता का खून खौल उठा। तो ये रातों को पानी की चोरी करती है। वो गुस्से में उसके पीछे गईं। जब वो उस बंजर जमीन के पास पहुंची तो वो हैरान रह गई। जहां सिर्फ पत्थर और धूल होती थी, वहां भरे भरे पौधों की एक छोटी सी बगिया लहलहा रही थी। चांद की रोशनी में पौधों पर लगे नन्हे नन्हे फूल चमक रहे थे। राधा बड़े प्यार से उन पौधों पर पानी डाल रही थी और उनसे बातें कर रही थी। मेरे बच्चों, जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर देखना हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर माँ जी भी मुझसे गुस्सा नहीं करेंगी। सरिता एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी हैरानी ले रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। जिस बहू को वो मनहूस और अभागिन समझती थी, उसने पत्थर पर फूल उगा दिए थे। उन्होंने पहली बार राधा को एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक मेहनती और हिम्मत वाली औरत के रूप में देखा था। वो चुपचाप बिना कोई आवाज किए वापस अपने कमरे में लौट आईं। उस रात सालों बाद उनके पत्थर जैसे दिल में भी कुछ पिघल रहा था। उन्हें पहली बार अपनी कड़वी बातों पर पछतावा हो रहा था। अब खेल बदल चुका था। सरिता जानती थी कि राधा रात में क्या करती है, पर उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप देखती रहती। कभी कभी जब राधा सो रही होती तो वो खुद जाकर पौधों को देखाती। उनके मन में अब भी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ उनका घमंड था और दूसरी तरफ अपनी बहू की मेहनत। जल्द ही पौधों पर फल आने लगे। भिंडी, लौकी, तुरई और मिर्चें। सब्जियां ज्यादा नहीं थी, पर उस बंजर जमीन के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, तो राधा ने हिम्मत करके कुछ ताजी भिंडियां तोड़ लाईं। उसने उन्हें पकाया और अपनी सास के सामने रख दिया। फिर राधा ने धीरे से कहा, माँ जी, ये खेत की भिंडी है। सरिता ने थाली को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा भाव था। उन्होंने एक निवाला खाया। भिंडी बहुत स्वादिष्ट थी, शायद इसलिए क्योंकि उसमें राधा की मेहनत का स्वाद घुला हुआ था। उन्होंने बस इतना ही कहा, पर राधा के लिए ये किसी तारीफ से कम नहीं था। उस दिन के बाद से घर में अक्सर खेत की ताजी सब्जियां बनने लगी। पड़ोसन शांति भी देखकर हैरान थी। राधा थोड़ी सब्जियां उसे भी दे आती। अब घर में कम से कम भूखे सोने की नौबत नहीं थी। एक दिन गांव का मुंशी जमीनों का हिसाब करने आया। जब उसने हवेली के पीछे वो छोटा सा हरा भरा खेत देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। अरे, ये बंजर जमीन पर खेती किसने की? जिसे सुन सरिता ने गर्व से कहा, मेरी बहू ने। ये पहली बार था जब उन्होंने राधा के लिए मेरी बहू शब्द इतने हक से इस्तेमाल किया था। मुंशी गांव भर में ये बात फैलाने लगा। लोग अब राधा को पागल नहीं, बल्कि एक समझदार और सुशील औरत कहने लगे। लेकिन असली कहानी तो मिर्चों की थी। जब काला सोना मिर्च तैयार हुई तो उनकी तीखी और अनोखी खुशबू ने सबका ध्यान खींच लिया। वो देखने में काली और छोटी थी, पर उनमें गजब का स्वाद था। राधा ने जब पहली फसल तोड़ी तो एक टोकरी भर के मिर्चें निकली। माँ जी, अब इनका क्या करें? उसने पूछा। इसे शहर ले जाकर बेचना होगा। ये कोई आम मिर्च नहीं है, इसका सही दाम शहर में ही मिलेगा। राधा ने हिचकिचाते हुए कहा। पर माँ जी, मैं तो शहर कभी गई नहीं। सरिता ने राधा से कहा, चिंता मत कर, इस बार मैं तेरे साथ चलूंगी। ये सुन राधा हैरान रह गई। उसकी सास, जो कभी उसे घर से बाहर कदम नहीं रखने देती थी, आज उसके साथ शहर जाने को तैयार थी। अगले दिन सास बहू मिर्चों की टोकरी लेकर शहर जाने वाली बस में बैठी। ये सफर सिर्फ गांव से शहर का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का भी एक नया सफर था। शहर की बड़ी मंडी देखकर राधा घबरा गई, पर सरिता राधा के साथ थी। वो उसे सीधे मसाले के सबसे बड़े व्यापारी के पास ले गई। व्यापारी ने मिर्च देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ये तो काला सोना है, कहाँ से लाई आप ये?
हमारी बहू ने अपने हाथों से उगाई है, सरिता ने गर्व से कहा। उस दिन उन्हें मिर्चों की जो कीमत मिली थी उससे उनके कई महीनों का गुजारा हो सकता था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले घर के लिए राशन, कपड़े और कुछ जरूरी सामान खरीदा। फिर जब वो घर लौट रही थी तब सरिता ने राधा के हाथ में चांदी की पायल रखते हुए बोली, ये तेरी मेहनत का इनाम है बेटी। उन्होंने कहा, आज तूने मुझे ये सिखा दिया कि एक बंजर जमीन भी हिम्मत और मेहनत के दम पर सोना उगल सकती है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने वो पायल पहन ली। जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर मोहन खड़ा था। वो अपनी माँ और पत्नी को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश हुआ। जब उसने घर में राशन और अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखी तो वो समझ गया कि कुछ तो बदला है। उस रात सालों बाद हवेली के आंगन में सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इसके साथ ही मोहन को राधा के मेहनत से उगाए गए सब्जियों के बारे में भी पता चला। तभी मोहन ने कहा, माँ, अब मैं वापस शहर नहीं जाऊंगा। हम सब मिलकर अब इसी जमीन पर मेहनत करेंगे। सरिता ने अपनी बहू की तरफ देखा और मुस्कुराई। हाँ बेटा, अब तुझे भी शहर जाकर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा काला सोना तो हमारे आंगन में ही है। उस दिन के बाद पत्थरपुर गांव का नाम तो नहीं बदला, पर उस गांव की एक सास और बहू ने मिलकर अपनी किस्मत जरूर बदल दी थी। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अगर हिम्मत हो तो बंजर जमीन पर भी खुशियों की फसल लहलहा सकती है और रिश्तों की कड़वाहट में भी प्यार की मिठास घोली जा सकती है।